जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सदस्य बन जाए, बेल आइकन घंटी को दबा दें और लाइक कमेंट करते हुए शेयर करें। आज आपके बीच लेकर आए हैं वर्ग 10 क्लास से संबंधित इतिहास पार्ट 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म का एक पहला भाग आपको दे चुके हैं यूरोप के बारे में। आज आपको देंगे, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारा क्वेश्चन A to Z, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए, दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को मिस ना करें, कॉपी कलम लेकर बैठे। तो देखिए, आपके समक्ष यह नक्शा दिए हुए हैं यूरोप का। किसका है? यूरोप का। तो देखिए, यूरोप का नक्शा है, तो इसमें क्या कहता है? देखिए यहाँ पर लिखा है यूरोप, लिखा है ना, तो ये यूरोप है। जितने देश हैं, फ्रांस है, रोमानिया है, इस तरह से सारा देश जो है यहाँ पर देखिए आ जाता है। साउथ अफ्रीका, ये है, यूक्रेन है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, इस तरह से सारा देश इसमें देखिएगा तो बारीकी से, तो इसमें सारा देश जो है आपको दिखाई देगा। यानी पूरे यूरोपियन कंट्री आप इसमें जो है देख सकते हैं कौन कौन कहाँ पर है। तो फ्रांस सबसे बड़ा, और यह है यूक्रेन, जो आपको पिछले वीडियो में दिया था ना यूक्रेन के बारे में। तो देखिए, ये है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव, जो रूस जो है इस पर आक्रमण किया हुआ है, 1 साल से आक्रमण इस पर चल रहा है। तो इस तरह से इस नक्शे से जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा है। तो चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं इस नक्शे के बाद क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर इसमें वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको लेकर चल रहे हैं। क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान से किस आधार पर अलग थे? यानी पूर्व के समाज में लोगों की पहचान से किस आधार पर अलग थे? ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कर रहा है। राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म का पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्या कहता है उत्तर? कि सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित तरीके से अपने पूर्ववर्ती समाज से भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? तो नंबर 1 कहता है कि पहले समाज स्टेट में बटी हुई थी, एक स्टेट के राज्य के स्तर पे बटी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के लोग रहा करते थे। कोई उदारवादी था, कोई समाजवादी था, कोई रूढ़िवादी था। इस तरह से अलग अलग के भावनाएं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग उसमें थे। कोई उच्च वर्गीय था, कोई किसान था, मजदूर था, इस तरह से। तो फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो वही कहता है कि बटी हुई थी, जबकि पितृभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया गया। राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो किस पर बल दिया गया? तो राष्ट्रीय भाषा पर, सबको जो है स्वतंत्रता मिले अपनी अपनी भाषा पर, कि कौन सा राष्ट्र का कौन सा भाषा है, उसका राष्ट्रध्वज यानी चिन्ह, झंडा का चिन्ह दिया गया, और उसी के आधार पर सामूहिक पहचान का बल मिला। यानी सभी राष्ट्र को अलग अलग अपनी भाषा मिली, अपना भूमि मिला, और राष्ट्र ध्वज, एक राष्ट्रीय चिन्ह मिला, कि उस चिन्ह से लोग समझ जाएंगे कि यह नॉर्वे का है, तो यह सिडनी का है, तो यह बुल्गारिया का है, तो यह रूस का है, तो यह यूक्रेन का है। इस तरह से नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या कहता है? वह कदम कौन सा दूसरा है? पूर्ववर्ती समाज निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा पर आधारित था। यानी पहले का जो समाज था वह क्या था? निरंकुश राजा के हाथ में शासन थी, और वह राजा जो है क्या करते थे? बहुत ही निरंकुश, आयासी प्रवृत्ति के थे। उसको देश चलाने से मतलब नहीं रखता था, कोई कहाँ क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। वह अपना ऐशो आराम का ज़िंदगी जीता था,
और अपना कर वसूली करता था, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए वहीं कथक, जबकि अब यह लोग द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित है, यानी बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित है, यानी राष्ट्र का एक अलग जो है शासन व्यवस्था मिली। तीसरा क्या कहता है आंसर, कि समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए जो पहले नहीं थे, यानी पहले जो है संवैधानिक आधार नहीं था, यानी प्रशासनिक रूल नियम कानून जो है लोगों के प्रति नहीं था। लेकिन जब राष्ट्र घोषित हुआ, जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उस समय सभी को समान अधिकार दे दिया गया। तो देखिए फ्रांस की क्रांति से ही पूरे विश्व में इसकी लहर चली थी। तो वहीं आ गए नेपोलियन साहब। देखिए उसी पर क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है कि नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए, यानी उसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उदारवादी व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष समानता का समर्थन करता है। नेपोलियन का संहिता में कही गई बातें कई तरीके से इसे व्यक्त करती है, जो नीचे निम्नवत है। पहला क्या है कि जन्म आधारित विशेषाधिकारों का समाप्त किया गया। जो जन्म के दौरान जो है, यानी पूर्व के समाजों में साम्राज्य के अनुसार जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नंबर दूसरा क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून यानी क्या बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा के अनुरूप जो है लोगों को संग्रह करके उसको जो है एक कानून बनाया गया। तो वही कहता है सबको जो है समान अधिकार मिला। नंबर तीसरा क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार, सभी को संपत्ति दी है, यानी जो राजा महाराजाओं के बीच में जो ज़मीन थी उस ज़मीन को क्या कर दिया नेपोलियन, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच जो है बंटवारा कर दिए और कह दिए कि ये आपका संपत्ति है। तो वही कहता है कि संपत्ति का अधिकार मिल गया। नंबर चौथा क्या कहता है टॉपिक, सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, यानी जो सामंती व्यवस्था कर वसूला करते थे राजा महाराजा किसानों से, मजदूरों से, तो वह जो है सामंती व्यवस्था को नेपोलियन ने अंत कर दिया। और अंत करके भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों को अंत कर दिया, यानी जो राजा महाराजा जो है क्या करते थे, भूमि से जो कर वसूला करते थे उसको जो है उस सामंती प्रथा को नेपोलियन ने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया और सबको समान अधिकार दे दिया गया। अगला क्या कहता है टॉपिक कि एक समान कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान कर दिया गया, यानी एक समान कानून ला दिया गया, यानी उस फ्रांस में जो है एक समान अधिकार ला दिया गया और उसी अधिकार नियम के अनुरूप जो है पूरा देश जो है राष्ट्रवाद में तब्दील हो गया। तो इस तरह से आपने देखे नेपोलियन संहिता, यानी उसके नेपोलियन के नियमावली में क्या क्या लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन के उत्थान में बाधक थी। बिल्कुल रूढ़िवादी विचारधारा जो है मानव जीवन के उत्थान में, यानी मानव जीवन के बढ़ोतरी में, उसके भविष्य में किस प्रकार से बाधक थी, उसको आगे बढ़ने नहीं देती थी। तो वही कहता है, तो देखिए उसका उत्तर क्या कहता है कि रूढ़िवादी विचारधारा निम्नलिखित कारणों से मानव जीवन के उत्थान में बाधक थी, जो नीचे निम्नवत है। देखिए 1 2 3 4 5 को भी उस तरह की आपको जो है कारण दिया गया, यानी उसके कारण लिखना है। तो यही कहता है पहला कारण कि यह समाज में परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने का समर्थन करती थी। रूढ़िवादी विचारधारा यानी समाज में जो है ऊंच नीच की भावना रहती थी, इसीलिए उसको जो है आगे बढ़ने नहीं दे पाती थी रूढ़िवादी विचारधारा। तो इसको जो है क्या किया, नेपोलियन ने अंत कर दिया। दूसरा क्या कहता है, कौन सी बाधा है कि आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत है। आधुनिक जीवन मूल्यों के विपरीत है, यानी आपका जीवन है लेकिन आपका कोई मूल्य महत्व नहीं है। तो आप जो है
अगर प्रजा है तो प्रजा में ही दबे रहते हैं। तो इस तरह से नेपोलियन ने इसका विरोध किया और डटकर लड़ा, मुकाबला किया और इस तरह से वह राष्ट्रवाद का उत्पत्ति किया। लेकिन ये विचारधारा रूढ़िवादी क्या करती थी? मानव जीवन को उत्थान में बाधक होती थी। नंबर तीसरा क्या कहता है कि समाज में परिवर्तन का विरोधी। समाज में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही चलेगा। जो राजा है तो राजा ही रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, जो मजदूर है वो मजदूर ही रहेगा, जो किसान है वो किसान ही रहेगा। इस तरह से समाज में परिवर्तन का विरोध होता था, बाधक पहुंचती थी। किससे? रूढ़िवादी विचारधारा से। नंबर चौथा कारण क्या है रूढ़िवादी विचारधारा का मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए? लोकतंत्र के युग में भी राजतंत्र का समर्थक था। यानी जनता थी, लोकमत था, लोग जीवित रहते थे, लेकिन उसके अंतर्गत जो है लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्र का ही समर्थक था। जो राजा कहते थे वही होता था और इसका अंत किया कौन? नेपोलियन। पांचवा नंबर क्या कहता है रूढ़िवादी विचारधारा का कारण? कि आलोचना और असहमति के खिलाफ। यानी आप रूढ़िवादी विचारधारा का यह भी एक कारण है जिसमें मानव जीवन जो है उत्थान में बाधक होता था कि आलोचना और असहमति के खिलाफ हुआ करते थे। यानी आपके प्रति कोई भी जो है आलोचना और असहमति, यह दो जो है खिलाफ थे। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ नहीं कर सकता था और उसका आलोचना नहीं कर सकता था। राजा है तो राजा के बारे में अगर कोई बुराई बतियाता था तो उसको देशद्रोह, राज्यद्रोह लगा करके उसको क्या कर देता था? किया जाता था, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, गर्दन काट कर अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये सभी कारण जो है क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा के मानव जीवन को उत्थान में बाधक थी, ये रूढ़िवादी विचारधारा। अब अगला देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया? मैथ्सनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाइए। तो देखिए उसका उत्तर यहाँ पर है। 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय से उदारवादी भी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, यानी भूमि पर ला दिया। इसीलिए कई गुप्त संगठन उभर कर आए जो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करने लगे। इटली का ज्यूसेपी मैत्सनी ऐसा ही एक क्रांतिकारी था। उसने दो भूमिगत संगठन, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। कौन किया था? मैत्सनी ने। तो दो संगठन, एक भूमिगत संगठन और भूमिगत संगठन कौन किया? एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। उसने इटली को एकीकृत गणतंत्र बनाने के लिए कटिबद्ध हो गया। तो इस तरह से क्रांतिकारी विचारधारा ने निरंकुश राजा के विरुद्ध जो आधुनिक साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया। इस तरह से अगला क्या क्वेश्चन कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आगे देखते हैं। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। क्रांतिकारी संघर्ष किया, उसके विचारों को पूरे यूरोप पर असर पड़ा तथा रूढ़िवादी को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन सकती है? 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। भैया, जिसको बेरोजगारी का सामना करना पड़े, जो भूखे और कठिनाई का सामना करना पड़े, तो वो बताइए कि जन विद्रोह का कारण नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो वही दशा हो गई थी फ्रांस में। 1789 का क्रांति होने का कारण यही था कि राजा निरंकुश हो गया और सभी जनता जो है त्राहि त्राहि माम करने लगी। तो वही कहता है कि जन विद्रोह का कारण बन सकती है। 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपना विचार प्रकट कीजिए। यानी 1830 के समय जो है यूरोप में
कैसा स्थिति था उसके बारे में लिख देना है। तो कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि 1800 दशक में यूरोप समाज कई कठिनाइयों से जूझ रहा था, बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहा था। आर्थिक मंदी था, खदान का अभाव था, विचार धारा जो है गलत थी, रूढ़िवादी विचारधारा पर लोग चलते थे, राजतंत्र था। तो वही कहता है कि बढ़ती आबादी, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, महंगाई, व्यापक बेरोजगारी, शहरों की ओर पलायन, फसलों की बर्बादी आदि ने व्यापक गरीबी का प्रसार किया। ये सारे कारण जो है गरीबी का बढ़ोतरी किया। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस के लोग कहाँ चले आए? सड़कों पर। सड़कों पर। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और राजा को भागने पर मजबूर कर दिया, वहाँ पर राजा को भागने पर मजबूर कर दिया तथा गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। जनता जब जागृत हुई तो राजा क्या कहिए भाग गए, उसको भागना ही पड़ा। आधुनिक समय में भी इन परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र खत्म किया गया। आज वही स्थिति है फ्रांस में कि देखिए ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन योजना के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज के डेट में कितने आगजनी कर रहे हैं, कितने लड़ाई चल रहा है, तो वह सारा जो है दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था? आपके विचार में, यानी अपने विचार में लिखना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा किस तरह भिन्न था ब्रिटेन का। तो उत्तर लिखेंगे कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा थी। यानी सभी लोग देख देख करके जो वहाँ का राजा क्या किया, अपना जान बचा करके तुरंत जो है राष्ट्रवाद घोषित कर दिया, जिसे हम निम्न तरीके से समझते हैं। वहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, और वह क्या किया, अपने आप जो है अचानक जो है क्या किया, राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो देखिए वहीं कहते हैं क्या भिन्न था। तो पहला नंबर, ब्रिटेन कई निजातीय पहचानों से, जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट आदि का देश था। जो अंग्रेज जो है भारत पर भी 200 साल तक राज्य किया था। दूसरा क्या है कि आंग्ल राष्ट्र, इंग्लैंड की अहमियत, सत्ता, समृद्धि में वृद्धि के साथ द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर इसका प्रभुत्व बढ़ गया। नंबर तीसरा क्या कहता है कि संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली, यानी जो उसकी शक्ति थी उसको छीन लिया। किसे का? राजतंत्र। यानी राजतंत्र हटकर लोकतंत्र आ गया, राष्ट्रवाद का निर्माण हो गया। चौथा क्या कहता है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में हुए समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ कब? 1707 ईस्वी के समझौते के। कौन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। किंतु व्यवहार में इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जम गया। अगला क्या कहता है, किस तरह से भिन्न है? तो अगला कहता है कि एक ब्रिटेनी पहचान के विकास की योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जिसमें कई बार स्कॉटिश, वेल्स, आयरलैंड के लोगों को दबाया भी गया, कुछ लोगों को दबाया भी गया। चलिए इस तरह से देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहाँ के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे? तो उत्तर आप लिखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस में किस तरह से दर्शाने वाले प्रतीक वहाँ के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे। कैसे करते थे? तो राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र का मानवीकरण किया गया, विशेषकर नागरिक रूप में दर्शाया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र को प्रकट करती थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय करती थी, उसे कलाकारों ने नारी रूप
पक के रूप में भी अभिव्यक्त किया, यानी नारियों ने यानी महिलाओं ने भी अपना अधिकार मांगा, मताधिकार देने के लिए, उसको भी अधिकार दिएगा। मारियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती थी, जिसकी लाल टोपी टूटी जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती थी। लाल टोपी था ना, तो लाल टोपी जो पहनता था समझिए कि वह स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं बोल सकता है, उसके बारे में कोई आलोचना नहीं हो सकती थी। इस तरह से उसमें भावना प्रकट होती थी। टूटी जंजीर, अगर टूटी हुई जंजीर दिखाई देती है तो वह स्वतंत्रता को दर्शाती थी। आमतौर पर आँखों पर पट्टी बांधे तराजू लिए महिला इंसाफ को प्रकट करती थी। यानी उसी फ्रांस से जो आज और सभी जगह जो है कोर्ट कचहरी में, कोर्टों में जो है एक महिला तराजू लिए खड़ी है, टंगी हुई, और उसके आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। ये किसका है? फ्रांस में, जो क्या दर्शाता था? न्याय को दर्शाता था। तो न्याय इंसाफ को प्रकट करती थी। इन चिन्हों को सार्वजनिक रूप स्थानों पर दर्शाया गया। इसी तरह जर्मनी में जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता को प्रकट करता है। इन रूपकों से आम लोग स्वयं को जोड़कर गर्व महसूस किया करते थे। तो यह था उसका पहचान। जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय में कौन कौन सी पहचान रूपक जो है महिलाएं के प्रति जो है मिलता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। बिल्कुल, और अंततः उसका अंत भी किया। उदाहरण सहित समझाइए। साम्राज्यवाद जो एक समाज विचारधारा के लोग मिलकर अपने क्या बोलते हैं सहूलियत के अनुसार रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वही कहता है क्वेश्चन कि उसको अंत कर दिया गया। किसको? रूढ़िवादी विचारधारा को, उदारवादी विचारधारा को। तो इस तरह से देखिए उसका उत्तर क्या लिखेंगे। क्यों 19वीं शताब्दी में यूरोप देशों में तीव्र औद्योगिक वृद्धि और उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ने एशिया, अफ्रीका के कई देशों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु इस आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन पैदा हो गया। इस प्रक्रिया ने यहाँ के लोगों को परस्पर सामूहिक एकता के बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण का स्वप्न संजोने लगी। यद्यपि यह राष्ट्रवाद अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न विशिष्ट था, किंतु इसने यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत कर दिया। तो पहले भी था, अंग्रेज भी भारत पर आकर शोषण किया करते थे, अत्याचार किया करते थे, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वही फ्रांसीसी क्रांति को देखकर राष्ट्रवाद का यूरोप में जो उदय हुआ, तो उसी को देख करके हमारे देश के भी क्रांतिकारी वीरों ने यह प्रक्रिया अपनाई और राजतंत्र को समाप्त करके आज लोकतंत्र की स्थापना हुआ। तो इसी में आप पढ़ेंगे, क्लास 10th में ही पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म, यह भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है। अगला क्वेश्चन कहता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांस के लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी। तो किस प्रकार किया था? तो देखिए, नंबर 1 पितृभक्ति और नागरिकता के विचार के आधार पर। तो नंबर 1 क्या कहता है कि नए राष्ट्रीय चिन्ह, नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया, केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब सबको जो है समान अधिकार जीने का व्यवस्था किया गया। एक समान भार और मान की व्यवस्था की गई, सभी को जो है समान अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए क्या कहता है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक बना दिया। पूरी व्यवस्था को क्या कर दिया? अधिक बना दिया। समीक्षा कीजिए कैसे अधिक बना दिया। तो नेपोलियन साहब ने क्या किया? राष्ट्रवाद का जब उत्पत्ति की
उदय किया, जब सत्ता अपने हाथ में लिया, तो वहीं कहता है कि नेपोलियन की संहिता आपको दिए ना, उसी नेपोलियन संहिता के अनुसार क्या किया कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर दिया, गांवों के बीच जो है नियम बना दिया और सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, सबको समान अधिकार में रहने की आज़ादी मिली। नंबर दूसरा क्या कहता है कि शहरी क्षेत्रों में भी सुधार किया, शहरी क्षेत्र में केवल ऊंची ही वर्ग के आदमी नहीं रह सकते हैं, सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी रह सकते हैं और सभी को जो है भू स्वामी बना दिया गया, यानी उसको भूमि दे दी गई। नंबर 3 क्या कहता है कि व्यापार में सुधार। व्यापार में सुधार क्या है कि सभी देश के सभी जनता जो है व्यापार कर सकती है, सबको व्यापार करने का अधिकार है और जो पैसा व्यापार से होगा वह अपना संपत्ति मानेगा। इस तरह से अधिकार दे करके जो है नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि किया, बढ़ोतरी किया। तो आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं तो सदस्य बन जाए, क्योंकि आपको जो है सारे विषय का क्वेश्चन जो है ऑडियो के माध्यम से और वीडियो के भी माध्यम से मिलता रहेगा। देखिए अगला क्या कहता है कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उत्तर दीजिए। आ जाएगा क्वेश्चन, तो लिखेंगे पहला भूमिका, क्या भूमिका है, कला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, कहानियों के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया गया, यानी सबको अधिकार दिया गया कि आप कला के क्षेत्र में भी आपका संपूर्ण अधिकार है, काव्य के क्षेत्र में भी, कहानियों के भी क्षेत्र में, यानी सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। आप सांस्कृतिक भावना पर किसी का अप्रोच नहीं है, दबाव नहीं है। इस तरह से जो है विकसित किया गया सांस्कृतिक सद्भावना। नंबर 2 क्या कहता है भूमिका कि लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्य की आज़ादी दी गई। कोई भी लोकगीत गा सकता है और जन काव्य जो है कर सकता है सामूहिक स्तर पर भी, और लोक नृत्य भी कर सकता है, उसकी आज़ादी दी गई। नंबर 3 स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया, यानी स्थानीय भाषा पर जो है बल दिया गया और उस देश का एक अलग भाषा की पहचान मिली। जैसे बिहार है तो बिहारी भाषा मिला, पंजाब है तो पंजाबी मिलता है, बंगाल है तो बंगाली भाषा मिलता है, तमिलनाडु, चेन्नई, इस तरह से मिलता है ना भाषा। तो उस तरह से जो है लोक साहित्यिक रूप से भाषाओं पर बल दिया गया राष्ट्रवाद के समय। नंबर 4 भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, यानी सभी देशों को, सभी राष्ट्रों को अलग अलग भाषा जो है दिया गया, अलग अलग धर्म भी दिया गया कि कौन राष्ट्र जो है किस धर्म को मानता है, वह अपना धर्म को स्वतंत्र उसका अधिकार मिला कि आप उस धर्म को पालन कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन नीचे निम्नवत है। पहला नंबर, आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। आरंभ विलियम प्रथम प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना जो है जर्मनी का एकीकरण का प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। नंबर 2, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी एकीकरण की भूमिका तैयार करना। बिस्मार्क क्या था, जर्मनी का एक चांसलर था और वैसा चांसलर था जो इतना क्रांतिकारी बना, इतना स्वच्छ विचार का व्यक्ति धनी बना, जो अंत में उसी चांसलर को जो है लॉ चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉ चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि बिस्मार्क को। नंबर 3, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस एक संधि है, तो वियना कांग्रेस भी जर्मनी के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक तरह से। नंबर 4 क्या कहता है, एकीकरण में बाधाएं। एकीकरण में बाधाएं भी आई, जो उस बाधा को भी दूर किया गया और उसमें सुधार हुआ। इस तरह से एकीकरण में जर्मनी का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में जो है बाधाएं भी आई, तो बाधाएं भी उस एकीकरण का हिस्सा बना। नंबर 5 क्या कहता है कि बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित
विश्व शक्तियों को तटस्थ किया एवं एकीकृत जर्मनी का एक उभरना किसके राष्ट्र के रूप में उभरना। तो क्या किया, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, फ्रांस आदि को पराजित कर दिया और विश्व में जो है अपनी शक्तियों को लोहा मनवा दिया और इसी लोहे के कारण बिस्मार्क को जो है लौ चांसलर बोला जाता है। तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में इसका जो है विस्तार था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इस मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया क्या है कि 1832 में काबूर सर्निया, काबूर एक राजनेता था, क्रांतिकारी वीर था, उन्होंने प्रधानमंत्री बना किसका, सिडनिया का। फ्रांस से संधि की, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। लुबार्डो भी एक क्रांतिकारी नेता थे, मिला लिया। कौन, इटली के एकीकरण में काबूर ने। और दूसरा चरण क्या किया कि मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सर्निया में विलय कर लिया। जनमत संग्रह यानी लोगों को मिला करके एक समूह बना करके, संग्रह बना करके उसको क्या किया, विलय कर लिया, मिला लिया, तो मजबूत हो गया। तीसरा चरण क्या किया कि 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया गया। गैरीबाल्डी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी योगदान है, इन्होंने भी क्रांतिकारी की भूमिका अपनाया, तो इन्होंने भी मिला लिया। चतुर्थ चरण क्या है कि वेनेशिया व रोम पर अधिकार जमा लिया। इस तरह से 1871 में पोप से समझौता एवं एकीकृत इटली का उदय हुआ। तो वह अंत में जो है 1871 में पोप से समझौता कर इटली का एकीकरण हो गया, यानी इटली जो है एक राष्ट्रवाद बन गया, नेशनलिज्म बन गया, उसका अपना अधिकार मिल गया। अब देखिए इस इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, तो नंबर 1 राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। राजनीतिक विखंडन यानी पूरे इटली में जो है लोग अलग अलग राजनीति करते थे, जिसका जहाँ अधिकार था वहीं पर अपना अधिकार जमाता था और दूसरे से मतलब नहीं रखता था, यानी जनसंग्रह उसके अंतर्गत नहीं आता था, राजतंत्र के अधीन ही वह चलाता था। 5-6 गांव मिल गया तो वह 5-6 गांव का मालिक हो जाता था और उस तरह से वह अपना दल बना लेता। तो इस तरह से इटली में बहुत ही राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास रहा। तो इसका प्रमुख कारण था सभी लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। तो इस तरह से बिस्मार्क ने यह हौसला बुलंद किया। नंबर 2 बाधा क्या थी कि विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, यानी विदेशी शक्तियां जो है उन सभी पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। नंबर 3 क्या है कि पोप का शासन चलता था। तो पोप का शासन चलता था तो उस तरह से उसकी राजनीतिक विखंडन यानी राजनीतिक जो है आपस में टूटी हुई थी, अलग अलग विभक्त थी। नंबर 4 वियना कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता था इटली के एकीकरण में बाधक के रूप में। तो वियना कांग्रेस क्या है आपको आगे बताएंगे विस्तृत रूप से कि वियना कांग्रेस क्या है, सारा चीज़ आपको डिटेल्स मिलेगा। नंबर 5 क्या कहता है कि अनुदारवादी शासक था, यानी उदारवादी उस तरह की विचारधारा नहीं थी, अनुदारवादी शासक की व्यवस्था थी, यानी उसका अनुपालन करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटेन में राष्ट्र और राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। तो उत्तर लिखेंगे कि यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं था, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निरीजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि, सभी देशों को देख करके वह अपने आप तुरंत जो है क्या कर लिया, राष्ट्रवाद घोषित कर लिया। नंबर 2 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। नंबर 3 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हो गया। नंबर 4 स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 ईस्वी में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल
कर लिया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ, आंग्ल संस्कृति का दबदबा बढ़ा। अगला क्या कहता है कि राष्ट्र के प्रत्येक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा मिला और पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला आपका क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो नंबर 1 राष्ट्र राज्यों का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का बढ़ावा। नंबर 3 सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्रों व मानवाधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। जो निरंकुश राजतंत्र था उसमें जो क्रांतिकारी यानी आंदोलन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसकी समीक्षा कीजिए। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, आपको बताए हैं ना कि फ्रांस की क्रांति ही पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का कदम बना, राष्ट्रवाद का क्या बोलते हैं एक भविष्यवाणी बना, जिसको देखकर पूरे देश जो है उसका अनुपालन करने लगे। देखिए क्या कहता है कि फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी कार्य हुए, समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव पड़ी, नए कानून संहिता लागू हुआ, नेशनल असेंबली का गठन हुआ यानी संसद का निर्माण हुआ, आर्थिक एकीकरण हुई यानी आर्थिक नियम बनाया गया, कानून के समक्ष बराबरी सबको दिया गया, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित कर दिया गया यानी सबको संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है, सबको संपत्ति दे दिया गया और उस पर उसका अधिकार दे दिया गया और सरकार उसकी संपत्ति की सुरक्षा जो है का दायित्व बढ़ाया। नंबर 1 क्या कहता है कि इसकी समीक्षा, मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का परिणाम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति और भाषा की भूमिका और जन विद्रोह, यही इसका जो है प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर, पूरे विश्व पर जो है इसका प्रभाव पड़ा। देखिए अगला क्या कहता है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। क्या था पहला नागरिक संहिता का प्रावधान कि जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति हो गई। नंबर 2 संपत्ति के अधिकार की बहाली हो गई। नंबर 3 जमींदारी एवं सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सबको जो है टैक्स देने से मना कर दिया गया। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार ला गई, मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए और सभी को भूमि प्रदान कर दी गई, सभी को जो है क्या कर दिया गया, जमीन दे दिया गया और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई यानी पूरे राष्ट्र में एक ही मुद्रा का प्रचलन हुआ। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता लिखिए। जीवन जीने की समान शैली यानी उसकी विशेषता क्या है, भू स्वामित्व यानी सभी को जो है भूमि का मालिक बना दिया गया, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता है। दूसरा कूटनीति भाषा। तीसरा आपस में वैवाहिक संबंध। चौथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। यह था यूरोप के कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषता यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग एक उच्च वर्ग थे। तो यह इस तरह से जो है 3 तरह की जो है वर्गों का प्रचलन था यूरोप में, इसको समाप्त कर दिया गया जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए यानी वियना संधि 1815 में हुआ, उसकी क्या विशेषता थी, इसके प्रमुख प्रस्ताव एवं व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखिए पहला क्या कहता है कि उसके उद्देश्य, उसकी व्यवस्था के बारे में, तो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना की गई। नंबर 2 दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया वियना संधि में। तीसरा क्या कहता है कि प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, प्रशा को पश्चिम में जो है एक नए क्षेत्र ही बना दिया गया। नंबर 4 क्या कहता है कि पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया यानी पूर्व में, पहले में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जो आज पोलैंड जो है रूस से बाहर है, जो सोवियत संघ पहले कहलाता था। और अगला क्या कहता है भी उसका विशेषता वियना संधि का कि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रिया को जो है इटली का उत्तरी भाग में जो है इसका नियंत्रण दे दिया गया वियना संधि में। वियना संधि और आगे आपको मिलेगा,
विस्तृत रूप से आपको मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। तो कानून के समक्ष समानता। नंबर 2, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। नंबर 3, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तु एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे। ये था उसका आदर्श। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए, कैसे। तो नंबर 1, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि हुई। शहरों के विकास एवं वाणिज्य का उदय हुए, यानी रोजगार का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया था। चलिए, वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। नंबर 2 क्या कहता है कि श्रमिक एवं मध्य वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक लोग को आज़ादी दी गई औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण में, और मध्य वर्ग के उदय हुआ। नंबर 3 क्या कहता है, कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों को लोकप्रियता मिली, यानी विशेषाधिकार कुलीन का जो है हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, यानी बहुत ही महिला उसमें सहभागिता अपनाई थी यूरोप के राष्ट्रवाद के संघर्ष में। स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, महिला जो है अपने को एक संगठन बना ली थी, एक संगठन बना ली थी, क्योंकि पहले महिलाओं का अधिकार कुछ नहीं था, महिलाओं को दबा कर रखा जाता था, उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे महिलाओं को जो है क्या किया गया कि यूरोप के राष्ट्रवाद में जो है स्वयं को राजनीतिक संगठन बनाना, महिलाओं का एक संगठन बनाया गया। समाचार पत्रों का प्रकाशन और दूसरा क्या कहता है कि मताधिकार का प्राप्त नहीं था। मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष की महिलाओं ने। राजनीतिक बैठकों, यानी राजनीतिक बैठक महिलाएं नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रदर्शन में हिस्सा लेना भी उसको मना था। और इस तरह से राष्ट्रवाद में जो महिलाएं जो है एक संगठन बनाई और राजनीतिक बैठक तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेने लगी, और उसको मताधिकार का भी अधिकार मिला, और इस तरह से वह अपना अधिकार प्राप्त की राष्ट्रवाद के उदय में। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे, क्या कारण था कि उसमें यूरोप का लहर चला राष्ट्रवाद का। तो नंबर 1, जनता का अत्याचार को देखते हुए, यानी जनता पर अत्याचार हुआ करता था, यही कारण था कि राष्ट्रवाद का लहर चली। निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उदारवादी विचार का प्रसार बढ़ रहा था। नंबर 4, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा भी राष्ट्रवाद की लहर का कारण बना। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका भी राष्ट्रवाद का कारण बने, यानी शिक्षित मध्य वर्ग के लोग जो है शिक्षित हुए और उसका जो है विरोध करने लगे। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों के विस्तार से लिखिए, उसके विस्तार से लिखिए। तो वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह। तो 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाह कौन कौन। वस्तु का प्रवाह, पहले लोग जो है आदान प्रदान नहीं करते थे वस्तुओं के, यानी उसकी व्यवसाय करने की अधिकार नहीं था, लेकिन जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो वस्तुओं का प्रभाव हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसकी सहभागिता हुई, उसको नियम कानून बनाया गया, इस तरह से वस्तुओं का प्रवाह हुआ, यानी वस्तुओं में जो बढ़ोतरी होने लगी। पूंजी का प्रवाह हुआ, यानी पैसे का लेन देन भी हो गया, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन हो गया, तो पूंजी का भी प्रवाह हुआ और लोगों का भी प्रभाव है। जो लोग मजदूरी करते थे खेतों की में अपने राजा महाराजाओं के दरवाजे पर दास बनकर रहा करते थे, उस तरह से अब विधि व्यवस्था समाप्त हो गई और क्या हुआ, लोगों में जो है धारा प्रवाह प्रचलित हुए, यानी लोग जो है अपनी आज़ादी से घूमने लगे और अपना कार्य करने लगे। इस तरह से आर्थिक विनिमय का केंद्र बना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो पितृभक्ति और नागरिक के विचार से पैदा की। नए राष्ट्रीय चिन्ह मिला, इसके अनुसार भावना का पैदा हुआ। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। राष्ट्रीय भाषा का प्रचलन हुआ। एक समान भार और मान की व्यवस्था दी गई। सबको समान अधिकार दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीय
भावना के अनुरूप फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इसका पैदा किया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार के विषय में बताइए। कौन कौन से उन्होंने सुधार किया? तो नेपोलियन की संहिता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया, व्यापार में सुधार किया, सामंती प्रथा में सुधार किया, कर की व्यवस्था में भी सुधार किया, धर्म की व्यवस्था में भी सुधार किया, सबको अपना धर्म का मानने का अधिकार हो गया, भाषा में भी सुधार किया, यानी सभी देशों को अपनी भाषा बोलने का अधिकार मिला, सभी को भाषा समझने का अधिकार मिला, उसकी पहचान बनी। तो इस तरह से नेपोलियन की यह जो है विशेषता थी। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। नागरिक संहिता 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई गई, उसमें कौन कौन सा उसका विचार था कि जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, जो जन्म पर सुविधा पहले जो था दास प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 संपत्ति की आधिकारिक की बहाली किया गया। नंबर 3 जमींदारी एवं सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नंबर 4 यातायात एवं संचार की व्यवस्था में सुधार किया गया, ये जिससे आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं अपनी कलम से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए। यूरोप के कुलीन वर्ग की व्यवस्थाएं बताइए। अब चलते हैं अब वीवीआई क्वेश्चन के समीप। देखिए उसके कुलीन की विशेषता क्या थी कि जीवन जीने की समान शैली, यानी सभी कुलीन जो है एक अपना जीवन जीने की एक अपना शैली बना लिया करते थे, तो वह शैली उसकी थी। भूस्वामित्व हुआ करते थे, कूटनीति की भाषा अपनाते थे, एक दूसरे को आपस में लड़ाया करते थे और लड़ा करके अपना राज्य किया करते थे, आपस में वैवाहिक संबंध बनाया करते थे। उसका जो था कि कुलीन वर्ग जो है जो जैसा था उसी से वह विवाह शादी करता था, तो इस तरह से आपस में वैवाहिक संबंध भी वह बनाया करते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप में उदारवादी द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदर्श क्या थे? तो पहला आदर्श क्या था? कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिला। नंबर 2 वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं। यह आर्थिक आदर्श क्या थे? किसका? यूरोप में उदारवादी। तो उदारवादी भाई उन्हीं लोग का था, पोप और कुलीन का, यानी पादरी और कुलीन का। वे बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तु एवं पूंजी के प्रभाव पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 1815 की वियना संधि से में उद्देश्य बताइए। तो ये इसका वियना संधि का उद्देश्य आपको बता दिए हैं, पहला क्वेश्चन में रिपीट कर दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो पश्चिमी और भूमध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि कर शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का जो है क्या किया गया? उदय हुआ। श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता जो है बढ़ी। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारा क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं अगला। क्या देखिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी। इसी क्रांति से पहले फ्रेंच के एक राज्य था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था और उसी को पलट दिया कौन? नेपोलियन ने। जो लुई 16वां थे वह क्या थे? निरंकुश राजा के रूप में कार्य करते थे। नंबर अगला क्या कहता है? 1804 की नेपोलियन संहिता। 1804 की नेपोलियन संहिता को आपको बताइए कि उन्होंने समान अधिकार दे दिया गया, न्याय दे दिया गया और संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित रखने का भी अधिकार दिया गया। इस तरह से आपने देखा। अब देखिए वियना कांग्रेस क्या कहता है कि 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया तो वियना संधि में। तो वहीं कहता है कि शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। वही वियना संधि जो प्रसा को, ऑस्ट्रिया को विलय कर लिया गया।
अब आता है वर्साई में हुए एक समारोह, वर्साई संधि भी आता है। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया वर्साई की संधि में। तो इस तरह से 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भी भूमिका मिली। क्या है भूमिका कि राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए और अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शन में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव मतदान का अधिकार नहीं था। तो उसी लिए नेपोलियन ने राष्ट्रवाद घोषित करके महिलाओं को भी अधिकार दिया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कुलीनबर्ग, पादरीबर्ग। अब आपको लेकर चलते हैं महत्वपूर्ण तिथि, कौन कौन सी तिथि है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक कमेंट करते हुए शेयर करें ताकि यानी बच्चों के पास जो है वीडियो पहुंचे। देखिए अब चलते हैं टॉपिक पर। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन युद्ध की शुरुआत 1804 से 1815 तक चला। तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध सर्बिया क्रांति हुई। 1804 से 1815 के बीच जो है तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध सर्बिया क्रांति हुई। 1814 क्या कहता है कि डेनमार्क नॉर्वे के विरुद्ध नॉर्वे की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी नॉर्वे की स्वतंत्रता घोषणा कब की गई है? 1814 ईस्वी में। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। वियना कांग्रेस, यानी वियना कांग्रेस की संधि की गई कब? 1815 ईस्वी में। यानी आएगा क्वेश्चन कि वियना संधि कब किया गया, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो यह होता है 1815 में। वियना नामक राज्य में किया गया था, तो वह हो गया 1815। कांग्रेस संसद को कहते हैं। अब कहता है कि 1821 से 32 यूनान का स्वतंत्रता संग्राम तथा ऑटोमान साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। किसको? यूनान का। 1830 से 1831 के बीच बेल्जियम की क्रांति हुई। बेल्जियम की क्रांति कब हुई? 1830 से 1831 के बीच। 1830 से 31 पोलैंड और लिथुआनिया में क्रांति हुई। पोलैंड और लिथुआनिया में क्रांति कब हुई? 1830 से 31। तो 1831 और 1830 के बीच बेल्जियम की क्रांति, पोलैंड की क्रांति, लिथुआनिया की क्रांति। 1846 में क्या हुआ? बृहद पोलैंड में क्रांति, बहुत बड़े पैमाने पर जो है क्रांति फैल गई। 1848 में हंगरी, इटली, जर्मनी में राष्ट्रवादी विद्रोह चालू हो गया। 1848 में 1859 से 61 के बीच इटली का एकीकरण हुआ। 1859 से 61 के बीच इटली एक राष्ट्रवाद घोषित हुआ, उसको संपूर्ण अधिकार मिला। 1863 में क्या कहता है कि पोलैंड का राष्ट्रीय विद्रोह हुआ। 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ, हो गया। 1867 हंगरी को स्वायत्तता दी गई। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में आयरलैंड में राष्ट्रवादी फेनियन का उदय हुआ। राष्ट्रवादी फेनियन का उदय कब हुआ? 1867 में। कहाँ? आयरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1878 में बर्लिन कांग्रेस सर्बिया, रोमानिया और मॉन्टेनेग्रो को ऑटोमान साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। किसको? बर्लिन कांग्रेस। 1878। 1908 बुल्गारिया स्वतंत्र हुआ। कब बुल्गारिया स्वतंत्र हुआ? 1908। 1912 अल्बानिया में राष्ट्रीय जागरण तथा स्वतंत्रता का अधिकार मिला। 1912 में अल्बानिया को स्वतंत्रता मिली। 1916 में आयरिश रिपब्लिक ब्रदरहुड तथा स्वयंसेवक ईस्टर राइजिंग हुआ। 1923 में क्या क्या आता है कि तुर्की का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके फलस्वरूप 1922 में राजतंत्र की समाप्ति हुई और 1923 में जो है तुर्की रिपब्लिक की स्थापना हुई, यानी तुर्की स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 1923 ईस्वी में तुर्की। तो इस तरह से आपने देखा महत्वपूर्ण तिथि देखा। तो वीडियो को
लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।